नक्षत्र। नमस्कार, मैं अमल जैन। 2012 में एक दलित युवती की मौत आज भी उड़ीसा के पूर्व पंचायती राज मंत्री को परेशान कर रही है। आपत्तिजनक बयान और दलित युवती की मौत को लेकर सूबे के पंचायती राज मंत्री प्रदीप महारथी को 7 साल में दूसरी बार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। नक्षत्र की टीम पूर्व मंत्री के इस्तीफे के ठीक 24 घंटे पहले मृतका दलित युवती के गांव पहुंची और इस खबर की भनक उनको लग गई। इस्तीफा देने के पीछे बीजेपी और कांग्रेस की ओर से किया जा रहा विरोध भी बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ राजनीतिक पंडित ये भी मानकर चल रहे हैं कि चुनावों की दस्तक के पूर्व नवीन पटनायक सरकार अपनी साख बचाने के लिए ऐसा नाटक कर रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं में कूटनीति एक ऐसी कुरीति है जो राजनीति का अहम हिस्सा है। जरा याद कीजिए संविधान की उस प्रस्तावना को जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देश के संविधान को समर्पित करती ये छोटी सी सूक्तियां उस प्रस्तावना की बुनियाद है जिसे जनप्रतिनिधि स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं के निर्वहन की शपथ लेता है। लेकिन शपथ लेते ही सत्ता के महारथी का आचरण ऐसे मतवाले महावत की भांति हो जाए जो भीड़ की ओर पागल हुए हाथी को दौड़ा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि महारथी दमन की नीति पर काम कर रहा है। उड़ीसा सरकार में पूर्व कृषि और पंचायती राज मंत्री प्रदीप महारथी का दलित युवती कांड के आरोपियों की रिहाई के बाद ये बयान आना कि युवती को न्याय मिल गया, उनकी मानसिक सोच के स्तर को दिखाता है। पूर्व मंत्री के इस बयान का दुखद पहलू ये है कि दलित युवती रेप और हत्याकांड जहां हुआ था वो महारथी का ही इलाका है। दलित युवती का रेप और हत्या से सहमा ये अर्जुन गदा गांव घटना के 7 साल बाद भी उतना ही सहमा और डरा हुआ है जितना उसे सत्ताधीशों ने 2011 में डराया था। दलित युवती हत्याकांड उड़ीसा की राजनीति पर एक ऐसा धब्बा है जिसकी गूंज पिपली से लेकर दिल्ली के गलियारों में भी गूंज रही है। आज हम भाग्य विधाता में अर्जुन गदा गांव के उस दर्द से आपको वाकिफ कराएंगे जिनके जख्मों के गहरे दाग 7 साल बाद भी जिंदा हैं। साथ ही इस बात पर भी फोकस करेंगे कि जिस मंत्री को दलित युवती हत्याकांड में अपनी कुर्सी से कभी हाथ धोना पड़ा था, वो मंत्री क्यों इतनी बेबाकी से बयान देता है कि युवती को न्याय मिल गया। और साथ ही सवाल उठाएंगे कि आखिर नवीन पटनायक की सरकार क्यों ऐसे महारथी टाइप के नेताओं की सारथी बनी हुई है जिन्हें जनहित की भावनाओं से खिलवाड़ करने की आदत है। तो आइए देखते हैं, बेटी को इंसाफ चाहिए। सच की जीत होगी, हमें इंसाफ मिलेगा। कैसा सच? कौन सा इंसाफ? गिद्धों से भी बदतर है ये लोग जो जिंदा इंसान को नोच खाते हैं। ढोंगी है, फरेबी है, सब के सब मंदिर में देवी की मूर्ति को रेशमी कपड़े पहनाते हैं और बाहर औरतों के कपड़े उतारते हैं, नंगा करते हैं उन्हें। ऐसे लोगों में नहीं साबित करनी है सच्चाई, मुझे नहीं साबित करनी है सच्चाई। ये सीन फिल्म दामिनी का है जो 1993 में आई थी। फिल्म के निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी हैं। ये फिल्म उस वक्त की हिट फिल्मों में से है और फिल्म में विभिन्न न्यायिक संस्थानों को आईना दिखाया गया है। ये सच है कि घटनाएं चंद मिनटों में घटती हैं और न्याय मिलने में एक अरसा बीत जाता है। दस्तावेजों के अभाव में अपराधी बाइज्जत बरी हो जाता है और पीड़ित न्याय के इंतजार में
लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाता रहता है। देश की अदालतों की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि देश की विभिन्न अदालतों में अपराध के जो मुकदमे लंबित हैं, उसकी एक ही वजह है कि प्रशासनिक तंत्र अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। इस दलित लड़की के बलात्कार के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। नवीन सरकार के एक मंत्री को एक दलित लड़की के बलात्कार की घटना के मामले में 7 साल के भीतर 2 बार इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरे भारत में शायद पहली घटना है जब किसी मंत्री को एक ही अपराध को प्रश्रय देने के आरोप में 2 बार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा हो। यह घृणित घटना हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है। सबसे अहम और पहला सवाल यह है कि जिस मंत्री पर इतना गंभीर आरोप लगता है, वो नवीन सरकार में पिछले 7 सालों से आखिर लुका छिपी का खेल लगातार कैसे खेल रहा है, जब उसी के इलाके में एक दलित लड़की की इज्जत बेरहमी से तार तार होती है और 6 महीने तक उसे अपनी जिंदगी से अस्पताल में संघर्ष करना पड़ता है और अंत में मौत को गले लगाना पड़ता है। तब उस मंत्री को उन अपराधियों को बचाने के आरोप लगने के बाद दबाव में अपने मंत्री पद से हटना पड़ता है और फिर अगले चुनाव में उसी दल से वो विधायक और फिर मंत्री बनता है और फिर उसी दलित युवती के मामले में शर्मनाक बयान देने के बाद 7 सालों के बाद उसी नवीन सरकार से फिर हटना पड़ता है। तब तो फिर ये भी पक्का है कि साफ छवि वाले नवीन पटनायक की पार्टी से प्रदीप महारथी फिर आने वाले कुछ महीनों के बाद चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी और फिर उसी सरकार में मंत्री भी बनेंगे और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी नवीन बाबू को घेरे हुए है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कहकर नेशनल मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाले चीफ मिनिस्टर एक दलित महिला के ही मामले में लगभग चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे देश का कानून कहता है कि अपराध करने वाला जितना दोषी है, उतना ही दोषी अपराधी को मदद करने वाला है। तो फिर ये फार्मूला इस घटना में लागू क्यों नहीं होता, जबकि सारे अपोजिशन पार्टीज और यहां तक कि उस दलित युवती के परिवार वाले भी खुलकर प्रदीप महारथी और उनके लोगों पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में नवीन सरकार सीबीआई को मामला सौंपकर अपने दामन पर महिला विरोधी होने के लग रहे दाग को मिटा क्यों नहीं लेती है। अगर मंत्री रह चुके महारथी खुद को बेदाग मानते हैं तो वो खुद मीडिया के सामने आकर ये क्यों नहीं कहते कि वो सीबीआई जांच का सामना करने के लिए तैयार है। तब नवीन सरकार भी ऐसा करके राज्य की 4.25 करोड़ जनता के सामने दम ठोककर यह कह सकती है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कहने वाली उनकी सरकार की नज़र में सभी का कद एक है। कहते हैं कलिंग के मैदान में सैकड़ों लाशें देखकर उस समय सम्राट अशोक का दिल रो पड़ा था। उसे लगा कि साम्राज्य का भोग आखिर किस कीमत पर, बेकार है सारा वैभव और उसे छीनने की कोशिश अगर इतनी मारकाट करनी पड़े। चक्रवर्ती कहे जाने वाले पत्थर दिल लड़ाके का भी यही सोचकर हृदय परिवर्तित हो गया था। मगर आज अखबार बता रहे हैं कि संघम शरणम गच्छामि और अहिंसा परमो धर्म का संदेश देकर सफेद कबूतर उड़ाने वाले इस लोकतांत्रिक देश में दलित महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज भी भारी संशय की स्थिति बनी हुई है। हम बैनर पोस्टर लगाकर और कैंडल मार्च कर निर्भया जैसी बेटियों को श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन महिला कानूनों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर चलने वाली सरकारों की नीयत में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। हम महिला सशक्तिकरण के हक में तो खड़े हैं, शब्दों से भी मजबूत हैं, मगर एसिडिफिकेशन के अभाव में बेबस, बेचारे और लाचार हैं। उस दलित युवती को मरना ही था,
मरेगी क्यों नहीं? क्योंकि मरने के लिए जो भी प्रमुख कारण हो सकते हैं वो सब उसके पास थे। वो दलित थी, लाचार थी, गरीब थी, दबंग महारथी के इलाके की थी। इतना सब कुछ था उसे मरने देने के लिए। इस घटना को करीब 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस दलित युवती के गांव में उसका परिवार उसी खौफ में है और न्याय की उम्मीद लिए न्याय की चौखट पर गुहार की कुंडली मारकर बैठा है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से चंद किलोमीटर दूर स्थापित शांति स्तूप की छाया तले हुए इस कुकृत्य के गुनहगारों को सजा ना मिले या गुनहगार अभी तक पकड़े ना जाएं, तो शांति के संदेश देने वाले उन नेताओं को भी कटघरे में खड़ा करना जरूरी है, जो राजनीतिक मंचों से सुख समृद्धि के आंकड़ों पर इतराते हुए दिखाई देते हैं। एक दलित महिला का बलात्कार और हत्या और उसके सम्मान से जुड़ा हुआ ये एक गंभीर मामला है। इसलिए इस मामले पर सरकार की भूमिका भी जनता की अदालत में कटघरे में खड़ी हुई दिखाई देती है। सवाल उठने इसलिए भी जायज हैं क्योंकि नवीन सरकार ने ऐसे मंत्री को बचाने की कोशिश दोबारा की है जो उस दलित युवती मामले में पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं। सवाल यह है, प्रदीप महारथी, जिन पर एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कई गंभीर मामले आईपीसी की धाराओं के तहत आरोपित हैं, उन पर नवीन पटनायक सरकार बार बार मेहरबान क्यों हो रही है? पिपली विधायक प्रदीप महारथी पर एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 5 मामले दर्ज हैं, जिसमें कुल 14 आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें से 6 धाराएं बहुत गंभीर हैं। इसके बाद भी सरकार की और बीजू जनता दल की मेहरबानी की वजह आखिर क्या है? हम नवीन पटनायक से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपके सामने ही आपके मंत्री को इस मामले में निशाने पर लिया है, उससे ये साफ होता है कि बीजेपी ने अपना चुनावी बुगुल उड़ीसा में फूंक दिया है। लेकिन आप वही कर रहे हैं जो 2012 में महारथी का इस्तीफा लेकर किया था। सिर्फ और सिर्फ आप जनता का आई वाश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। महारथी जैसे नेताओं की जगह कानून के अनुसार जेल में होनी चाहिए, लेकिन आप लगातार उसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जो आपको आपकी सरकार की नीयत पर गहरे धब्बे की तरह है। जैसा कि नवीन पटनायक ने भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने पर अपने 18 साल की लंबी और ऐतिहासिक पारी में कई दागी मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, वैसे ही कड़े कदम की उम्मीद पाले मृतक दलित युवती के परिवार वाले चीफ मिनिस्टर की ओर अभी भी निहार रहे हैं। वैसे मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश नवीन सरकार खुद करेगी, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस मुद्दे पर सवाल उठाए जाने के 24 घंटे के भीतर जिस तरह से मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इससे तो साफ पता चलता है कि नवीन सरकार पूरी तरह से प्रेशर में है। उधर बीजेपी भी ये जान चुकी है कि दलित युवती पर राज्य सरकार को और घेरा जा सकता है और मामले को गर्माकर नवीन सरकार की वुमेन एम्पावरमेंट के गुब्बारे की हवा निकाली जा सकती है। ऐसे में बीजेपी इस गोल्डन चांस को मिस नहीं होने देगी। तभी तो बीजेपी के पावरफुल नेताओं ने फौरन मृतक दलित युवती के चौखट को चूमकर ये बयान दे डाला कि जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक इस स्टेट की महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। इस लड़ाई को निर्णायक तिथि तक ले जाना, सीबीआई इंक्वायरी होना, मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप में उड़िया लोगों को और महिलाओं को माफी मांगना, जब तक ये नहीं होगा इस आंदोलन को उड़ीसा की घर घर तक ले लिया जाएगा। खैर, आपको हम इस एपिसोड में ये भी बताना अपना फर्ज समझते हैं कि प्रदीप महारथी की छवि अपने इलाके में कैसी है।
हमें तो गांव में घुसते ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि इलाके में मंत्री महोदय का खौफ आसमान फाड़कर बरसता है। तभी तो एक दबंग युवा ने गांव के मुहाने पर हमारा कैमरा खोलते ही ये फरमान जारी कर दिया कि इस गांव में मीडिया की एंट्री उस पर बैन है, यानी हम गांव में दाखिल नहीं हो सकते। उनके खौफ का दूसरा उदाहरण थोड़ी देर के बाद तब मिला जब उनके प्रतिद्वंदी और वहां के कांग्रेस के पूर्व विधायक युधिष्ठिर सामंतराय ने हमारे साथ चंद मिनट की बातचीत में पहले तो अपना चश्मा उतारा और ये बता दिया कि उनकी जो बाईं आंख है उसको मंत्री जी के हमलावरों ने फोड़ दिया। सामंतराय ने यह भी बताया कि उन पर, विधायक महोदय पर 4 बार घातक हमले हुए और सब प्रदीप महारथी जी के इशारे पर। तब फिर हमें इतना तो महसूस हो ही गया कि महारथी के इलाके में महारथी के खिलाफ बोलना हमें भी कितना भारी पड़ सकता है। हमने आखिर आपको ये बताने की कोशिश इसलिए की क्योंकि हमारे दिमाग में नवीन पटनायक की साफ छवि बनी हुई थी और हमें वहां भी नवीन राज से हम वहां रूबरू होने गए थे। दोषी तो खलास हो गला, पीड़िता न्याय कौन पाइला? ता प्रति कौन अन्याय ही नथला, न्याय पाइला केम? 4 बार मेरा ऊपर अटक हुआ। 4 बार? हाँ, देखिए ये आइज आपका कैसे गया? बीजेडी रो कर्मी मते हानि छन। साथ ही सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है कि नवीन सरकार ने जिस क्राइम ब्रांच को जांच का जिम्मा सौंपा था वो डिपार्टमेंट सीएम के मातहत ही काम करता है। हम नवीन सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप जांच को लेकर ईमानदार थे तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों ऐसे मंत्रियों को आप प्रोटेक्ट करते हैं जो क्राइम और क्रिमिनल्स को संरक्षण देते हैं? सवाल यह भी है कि एक ही मंत्री को एक ही मामले में जब 2-2 बार इस्तीफा देना पड़ता है तो उड़ीसा की जनता को शंख बजाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से केंद्र में सीबीआई को सरकार का तोता कहा जाता है, ठीक उसी तरह से क्राइम ब्रांच भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। तो क्यों ना ऐसा कहा जाए कि आपके मातहत काम करने वाली क्राइम ब्रांच नवीन सरकार के तोते की तरह ही काम करती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे दलित परिवारों को लेकर उड़ीसा सरकार की नीतियां और दलित परिवार के उत्पीड़न के वो आंकड़े जिसे देखकर आप कह उठेंगे कि हम जो आपको दिखा रहे हैं वो सरकार के दावों को खोखला साबित करता है। चासी पर सियासत देर से क्यों बोली? ओडिशा के नवीन की नीयत में क्या है खोट? अन्नदाताओं पर केंद्र की क्यों है खामोशी? कहीं चुनावी मुद्दा तो नहीं बन रहे किसान? देखिए भाग्य विधाता में चासी पर सत्ता के काजी, सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर 11 और 12 जनवरी को। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। उड़ीसा में महिला प्रताड़ना के मामलों को समझने के पहले उस पिपली की मृतक दलित युवती के केस को शॉर्टकट में ऐसे समझिए। 29 नवंबर 2011 को पिपली के अर्जुन गदा गांव में एक अर्धनग्न युवती गंभीर और घायल अवस्था में पाई गई थी, जिसका करीब 6 महीने तक इलाज होता है और वो लगातार कोमा में रहती है।
उसकी मौत हो जाती है। 19 नवंबर की घटना की FIR 41 दिनों के बाद यानी 9 जनवरी 2012 को होती है, और वो भी तब होती है जब ह्यूमन राइट्स कमीशन दखलंदाजी करता है। सुर्खियों में आने के बाद PK मोहंती कमीशन बनाया जाता है। 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है। उन चारों का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाता है। प्रशांत प्रधान और अन्य 3 पर मामला दर्ज होता है। हाई कोर्ट के निर्देश पर पीड़िता को ACB मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कटक में भर्ती किया जाता है। लोअर कोर्ट का फैसला आता है और कुछ आरोपी बरी हो जाते हैं, लेकिन सवाल 7 साल बाद भी जिंदा है कि क्या उड़ीसा पुलिस दलित के उन दुष्कर्मियों और हत्यारों के गिरहबान तक पहुंच पाई? अगर सही व्यक्ति गिरफ्तार हुए होते या जांच हुई होती तो पुलिस की कौन सी लापरवाही की वजह से वो रिहा हो गए? कहीं ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? ऐसे कई सवाल जेहन में आज भी राज्य के लोगों के हैं, और गांव के लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। अगर नवीन पटनायक सरकार सही है तो उसे महारथी का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा देना चाहिए। पिपली की एक अकेली घटना ये नहीं है, बल्कि उड़ीसा में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में यह राज्य पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। ऐसा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं। 2016 में पूरे उड़ीसा में महिलाओं के खिलाफ 17,837 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं हम ऐसे अपराधों में सजा दिलवाने के प्रतिशत पर अगर नजर डालें तो उड़ीसा सबसे नीचे पायदान पर खड़ा हुआ दिखता है। यहाँ का कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 6% है, जबकि नेशनल रेशियो 19% है। इसका साफ मतलब है कि नवीन पटनायक सरकार इन मामलों को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। गृह विभाग ने 2015 में विधानसभा में जो व्हाइट पेपर जारी किया था, उसके मुताबिक 2010 से लेकर 2015 तक राज्य में बलात्कार के मामले 1025 से बढ़कर 2286 हो गए, यानी 5 सालों में रेप की घटनाएं दुगनी हो गईं। जानकार बताते हैं कि ये आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मामले दर्ज हो ही नहीं पाते हैं। मामले नहीं दर्ज होने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिन दलितों के साथ ये घटनाएं घटती हैं वो गरीब और अशिक्षित हैं, और उनके मामलों को पैसे और दबंगई की वजह से दबा दिया जाता है। उधर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की 2013 की रिपोर्ट बताती है कि उड़ीसा के विभिन्न अदालतों में महिला प्रताड़ना के 9,000 मामले कई सालों से लंबित हैं, जबकि नवीन पटनायक की सरकार ने प्रोविजन ऑफ SCs एंड STs एक्ट 1989 एंड रूल्स 1995 के तहत पीड़ितों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए स्पेशल कोर्ट्स पर भी ध्यान नहीं दिया है। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि उड़ीसा में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने या फिर इस पर कड़ी नजर रखने या फिर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए और उन्हें सहयोग करने के लिए सरकार के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा, दिखा रहे हैं कम। सरकार के पास होम डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, SC एंड ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। इसके अलावा विधानसभा की हाउस कमेटियों के साथ साथ पुलिस के तहत कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इन समुदायों पर नजर रखती हैं। जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक तकरीबन 390 कानूनी सहायता केंद्र हैं जो केवल दलित पीड़ितों की मदद के लिए बनाए गए हैं। उधर केंद्र सरकार के पास भी दलित आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए बड़े बड़े सफेद हाथी भी हैं,
जिनके इम्प्लीमेंटेशन की कमांड राज्य सरकारों के पास है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि सरकार किसी की हो, कहीं की हो, केंद्र की हो या राज्य की, उसमें बैठे खद्दरदारियों के पास इतना विल पावर है ही नहीं कि वो दलित आदिवासी समुदाय को न्याय दिला सकें, क्योंकि कानून आज भी उनकी जेब में है और उस दलित युवती की रूह आज भी न्याय की गुहार के लिए फाइलों में कैद दफ्तरों के चक्कर काट रही है। बहरहाल, हवन होती दलित जिंदगियों के पंख उत्पीड़न से निकलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। दलित कानून दलित व्यवस्थाओं के आगे मूक दर्शक बने हुए हैं। संविधान से अंबेडकर की अपेक्षाएं राजनेताओं से हिसाब मांग रही है। दलित संगठन बिखरे हुए हैं। उधर सड़कों पर कभी कभार गला फाड़कर दलितों के पक्ष में चिल्लाने वाले राजनीतिक दल दलितों में वोट तलाश रहे हैं। तो आप ही बताइए, दलितों के तथाकथित मसीहा बने उन राजनेताओं से कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है, जिनका खुद का दामन दागदार रहा हो। अब आपको राजनीति पर तंज कसता बशीर बद्र का एक शेर सुनाते हैं। सच सियासत से अदालत तक बहुत मशरूफ है। झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। दलित बेटी की अस्मत लुटती है तो अदम गोंडवी की वो कविता जेहन में मेरे आती है। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी, एक कुएं में डूबकर आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ी, फिर ढह गई। आज भाग्य विधाता में बस इतना ही। आप सेहतमंद रहें और आने वाला कल आज से बेहतर हो। तब तक के लिए नमस्कार।